हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अब हम सब पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8, जिसके लेखक हैं महान लेखक, साहित्यकार, रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप अपने नाटकों के माध्यम से पूरी दुनिया में छाए रहे। विद्यार्थियों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जयशंकर प्रसाद जी ने जहाँ पर नाटकों की रचना को समाप्त किया था, जहाँ पर उन्होंने अपने नाटकों की लेखनी को रोका था, वहीं से उसी के ठीक आगे मोहन राकेश जी ने नाटकों को आरंभ किया और नाटकों को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर लेकर गए। जयशंकर प्रसाद जी ने जहां पर नींव का काम किया नाटक के लिए, वहीं पर आप उसे ऊंचाइयों पर लेकर गए। मोहन राकेश के संपूर्ण साहित्य में से, अगर संपूर्ण साहित्य में से केवल नाटक ही उनके रखे जाएं, चाहे वह हो लहरों का राजहंस, चाहे आधे अधूरे, चाहे यह जिसका आप पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, एक भाग पढ़ने जा रहे हैं, प्रण, आषाढ़ का एक दिन, जिसका एक भाग है प्रण, पहले अंक का, केवल यही 3 नाटक ही उनके साहित्य में हों तो भी वे उन्हें श्रेष्ठतम रचनाकार, श्रेष्ठतम साहित्यकार और श्रेष्ठतम लेखक की श्रेणी में रखते हैं। मोहन राकेश जी महापंडित, महाविद्वान और महान साहित्यकार रहे हैं। आज जो आप रचना पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक ही है प्रण, प्रण में लेखक मोहन राकेश जी ने जहां पर कालिदास के युग की, कालिदास का युग कौन सा? तीसरी सदी, तीसरी सदी के युग का जहां पे वर्णन किया है, उस समय कैसी परिस्थितियां थी, कैसे प्राकृतिक दृश्य हुआ करते थे, उस समय का वातावरण कैसा होता था, उस समय कैसी परिस्थितियां होती थी, और उस समय जिस समय कालिदास का युग था, तीसरी सदी में लगभग 1700 वर्ष पूर्व, किस तरह से माता और पुत्री के बीच में आपसी संबंध होते थे, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पाठ का नाम ही है प्रण। प्रण, प्रण का अर्थ होता है शपथ, कसम, निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञ। कहते हैं ना कि मैंने ये प्रण ले लिया, मतलब ये निश्चय कर लिया है। तो यहाँ पर भी एक प्रण है, एक बेटी का, और एक माँ है जो ये प्रण करके, निश्चय करके बैठी है कि वह अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे इंसान से करेगी। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम गद्य संबंधी प्रस्तुत नाट्यांश में प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम वर्णन किया गया है। नाट्यांश, नाट्य प्लस अंश, नाट्य मतलब नाटक, अंश मतलब भाग। तो नाट्य, यह आया, यह प्लस अ, एक तरफ प्लस के पहले आ आया और उधर अंश है, अन है, दोनों स्वर है, इसलिए स्वर संधि। प्राकृतिक, प्रकृति प्लस इक, प्रकृति प्लस इक, तो यहाँ पे जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है। मनोरम, मनोरम अर्थात मन को अच्छा लगने वाला, मन को भाने वाला, मनोहारी जिसे कहते हैं। तो मनः प्लस रम, ये मनः प्लस रम कैसे हुआ? जब मनोरम होता है, प्लस के पहले ओ की मात्रा आई, तो वहां पर यह ध्यान में रखना होता है कि ओ की मात्रा की जगह हम विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं। तो मनः प्लस रम, और यह विसर्ग संधि होगी। मनोरम वर्णन किया है। यहाँ तत्कालीन देश काल, तत्कालीन, तत् प्लस काल प्लस इन, तत् मतलब वह,
काल मतलब युग, समय, इन प्रत्यय लगा है, तत्काल से तत्कालीन। तो उस समय का, देश काल अर्थात उस समय की देश की परिस्थितियों का, माँ पुत्री के संबंध आदि की झलक देखने को मिलती है। माँ पुत्री यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे उन दोनों में जो है शब्द युग में है। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम इस पाठ को पढ़ते हैं, पाठ का सार जान लेते हैं। एक्चुअली एक घटना, एक कहानी है 3री सदी की और संबंध है कालिदास से। कालिदास महापंडित, महाविद्वान, संस्कृत के महान लेखक, महान कवि, जिनके बारे में नागार्जुन जी ने लिखा हुआ है, बादल को घिरते देखा है। वही महाकवि कालिदास जो उपमा कालिदास से, उपमाएं, उपमा अलंकार कालिदास के प्रसिद्ध है। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो हिंदी के विलियम शेक्सपियर कहे जाते हैं। उन्हीं विलियम शेक्सपियर अर्थात महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित यह पाठ है। आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश की लेखनी से निकला हुआ एक नाटक है। इस नाटक में लेखक मोहन राकेश जी ने कालिदास के जीवन की, उस परिस्थिति की जिन्होंने उनको महाकवि बनाया, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हालांकि जो आप प्रण पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कहीं पे कालिदास आपको नहीं दिखेंगे। इसमें वे एक गांव में रहते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र रहता है, पहाड़ी का क्षेत्र रहता है, कालिदास जी रहते हैं, और उसी गांव में एक विलोम करके रहते हैं, जो कि कालिदास के ठीक विपरीत रहते हैं। अगर कालिदास गुणवान रहते हैं तो महामूर्ख रहता है, कुटिल रहता है, छली रहता है, कपटी रहता है। तो लेखक वहाँ पे उसका भी वर्णन करते चलते हैं। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का भरपूर प्रयत्न करते रहते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि एक दिन ऐसा आता है, कालिदास को विक्रमादित्य के राज्य में वहाँ पे बुलाया जाता है, महाकवि बनने का अवसर मिलता है। वहीं पर रहकर उनकी बेटी से वे विवाह कर लेते हैं। लौटकर फिर वापस अपने गांव नहीं जाते। उनकी जो गांव की में प्रेमिका रहती है मल्लिका, वह उनका इंतजार करते रह जाती है। लेकिन कालिदास लौट कर नहीं जाते हैं। जब लौट कर जाते हैं तब तक सब तहस नहस हो गया रहता है। लोग कहते हैं यह किसी और की पीड़ा नहीं थी जो उन्होंने बादल को घिरते देखा है, मेघदूतम में कही, जो उन्होंने कुमार संभवम में कही। रघुवंशम का दर्द कालिदास का अपना दर्द था, जो मल्लिका से बिछड़ने पर हुआ था। तो पाठ को पढ़ने से पहले, उसके प्रश्न के उत्तर समझने से पहले, आइए हम लोग इस नाटक को ही देख लेते हैं। जो प्रण नाटक है उसी को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ना कैसे भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगोए आई हूँ। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इसी तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। सूखे वस्त्र अंदर तल पर तुमने पहले से ही निकाल दिए थे। तुम्हें पता था कि वर्षा होगी, और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु माँ मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। भीगती ना तो अन्य वंचित रह जाती। चारों ओर फुहारे मेघ घिराए थे। मैं जानती थी कि वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडियों में नीचे नीचे उतरती गई, और एक बार तो मेरा अंचुक भी हवा ने उड़ा दिया। फिर बूंदें पड़ने लगी माँ, बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं, फिर आके तुम्हें बताती हूँ। तो बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और वायु की तरह हल्का और चंद्र की तरह चिकना। मैं चाहती हूँ कि और आंखें मूंद। मेरा तो सारा शरीर ही निचुड़ रहा है माँ। कितना पानी दिया है इन वस्त्रों ने। शीत की सुबह के बाद
यही रहने दो। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वो सौंदर्य अस्पृश्य होते भी मानसल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, कि तभी मुझे अनुभव हुआ वो क्या है जो भावना को कविता को रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों पर सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिलते चित्रों का इतना मोह रहता है। क्या बात है माँ, तुम इस तरह चुप क्यों हो? देख नहीं रही, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बातें करो। क्या बात करूँ? कुछ भी कहो। कहो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या तुम कहो कि तुम घर पे अकेली थी इसलिए तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सब अच्छा लग रहा था, और फिर मैं घर पर अकेली भी कब होती हूँ? तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। मेरे घर पे रहते भी तुम घर में अकेली होती हो। कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हूँ कि मुझे बताओ माँ। दूध हटा दिया है, इसमें शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम मुझे बात बताओ। घर जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम करो, मुझे भी बहुत। नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है माँ। रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताते क्यों नहीं हो? ऐसे करोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या बात है माँ, तुम रो रही हो? नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, किंतु बैठे बैठे इस तरह रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो तुम मुझे ना बताओ। कुछ नहीं मल्लिका, कोई बात नहीं है। ये घोड़ों के टापों के शब्द कहाँ से आ रहे हैं माँ? ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी। तो आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? न जाने किस लिए आए हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई पड़ती हैं, और जब जब ये आकृतियां यहाँ दिखाई पड़ती हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होकर रहता है। कभी युद्ध की सूचना आती है और कभी महामारी की। पिछली महामारी में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के समय मैंने ऐसी ही आकृतियों को यहाँ पर देखा। परंतु माँ, आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? न जाने किस लिए आए हैं बेटा। माँ, तुमने बात नहीं बताई। हाँ, अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु माँ, मैंने तुमसे कहा था कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। तुम जानते हो माँ कि मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर भी उसके लिए क्यों प्रयत्न करती हो? तुम समझती हो कि मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? देख रही हूँ मल्लिका कि तुम्हारी बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र आज ये संदेश लाया है कि वो लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। वो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उसे नष्ट करना चाहे तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है माँ? मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकारों की बात थोड़ी कर रही हूँ। तुम ना कहो, लेकिन मैं जानती हूँ मल्लिका, आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? आज तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद अब मैं नहीं सह सकती। मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी मैं जानती हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता माँ। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। वास्तव में मैं अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। पवित्र, कोमल, अनश्वर। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की स्थूल आवश्यकताएं किस तरह पूर्ण होती हैं? भावना में भावना का वर्ण। जीवन की स्थूल आवश्यकता, ये तो सब कुछ नहीं है ना माँ? इनके अतिरिक्त भी तो जीवन में बहुत कुछ है ना। होगा।
विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आपने देखा, नाटक जो देखा वह बहुत पसंद आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने नाटक में चलते हैं, अपने पाठ में चलते हैं और देखते हैं कि लेखक क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले पात्रों को हम लोग जान लें। 2 पात्र हैं इसमें, पूरे एकांकी भर में, पूरे नाटक भर में। मैंने पहले ही बताया कि यह प्रण यह कोई पाठ नहीं है, ये मोहन राकेश द्वारा लिखा गया एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ आप जानते हैं एक महीना होता है हिंदी का, उसी का लिखा हुआ रूप है, उसी में से पहला भाग है, पहला अंश है। तो पात्र हैं 2 पात्र। एक है अंबिका जो गांव की एक विधवा, एक महिला है, वृद्धा महिला है और विधवा भी है। साथ में ही उसकी एक बेटी है, उसका नाम है मल्लिका। तो दोनों माँ बेटी है। कहानी पूरे उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अंक 1, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अंक 1, अंक मतलब भाग। तो पहला ही प्रश्न बना कि परिच्छेद में आए हुए पात्रों का नाम और संबंध। अंबिका और मल्लिका, संबंध माँ और बेटी। अगला प्रश्न यह बना, पर्दा उठने से पूर्व का दृश्य। तो उत्तर मिला हल्का हल्का मेघ गर्जन एक बॉक्स में, और दूसरे में वर्षा का शब्द। तो 2 हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्जन मतलब गरजना, मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल, बादलों का गरजना। हल्का हल्का शब्द युग्म, जो पर्दा उठने के अनंतर, अनंतर मतलब बाद में भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। धीरे धीरे शब्द युग्म है, आपको पता ही है शब्द युग्म। और विलीन होना, लुप्त होना, गायब होना। अगला है पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब कमरा, इसमें उपसर्ग अगर आप खोजें तो प्र जो है वह उपसर्ग है। कोष्ठ, प्र प्लस कोष्ठ, कोष्ठ मूल शब्द है। अब यहाँ पर अंबिका के घर का वर्णन किया जा रहा है कि उसका घर कैसा है, किस तरह का है, उसका वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक साधारण प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब कमरा, दीवारें लकड़ी की हैं परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी में से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरु से स्वास्तिक चिन्ह बने हैं। गेरु क्या है आप जानते हैं कि गेरु जो है वह एक पदार्थ होता है जो भूरे रंग का होता है, वह लगाया जाता है कई स्थानों पे लकड़ी के ऊपर। और स्वस्तिक, स्वस्तिक क्या है, यह आप देखे होंगे ओम के चिन्ह में इस तरह से रहता है जब हम शुभ लाभ लिखते हैं, वह स्वस्तिक जो शुभ का संकेत मात्र होता है। तो यह यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया हुआ है अंबिका के घर का। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि वह एक साधारण से कमरे में रहती है, दीवारें जो हैं वो लकड़ी की हैं और नीचे के भाग में चिकनी मिट्टी से, जो आसानी से फैल जाए ऐसी मिट्टी से उसकी पोताई की गई है और बीच बीच में कहीं कहीं पे शुभ लाभ के चिन्ह बने हुए हैं। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है, आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। आसपास शब्द युग में है। कांसा, कांसा एक द्रव्य है, आप जानते हैं एक पदार्थ होता है, जिस तरह से एल्यूमिनियम है, तांबा है, लोहा है, कांसा भी एक पदार्थ होता है। पहले उसी के बर्तन हुआ करते थे। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे। अब प्रश्न यहाँ पर बना, छोटा सा प्रश्न बना कि प्रकोष्ठ में यह वस्तु रखी है, चूल्हा रखा हुआ है, बर्तन इसके थे, मिट्टी के और कांसे के, एक मार्क आपको मिल गया। सहेज कर संभाल कर। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ हैं जिन पर कालिक और काई जमी है। 3-4 शब्द युग्म हुए, एक दूसरे के विरुद्धार्थी भी कहलाते हैं।
बड़े बड़े शब्द युग्म हो गए। कुंभ, कुंभ मतलब घड़े। झरोखा अर्थात खिड़की। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी उसके घर का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आगे देखते हैं, चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। चौकी क्या है? पीढ़ा कहते हैं आप, जिस पर आप बैठते हैं, बैठने का स्थान। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान पटक रही है। छाछ, छाछ मतलब सूप, आप जानते होंगे, इसे लेकर के धान इत्यादि चावल आप पचोड़ते हैं, उसे छाछ कहते हैं। धान, धान यहाँ पे एक खाद्य पदार्थ है, अनाज का नाम है। फटकना अर्थात गंदगी को निकालना। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। व्यस्त, वी प्लस अस्त, वी उपसर्ग हो गया यहाँ पे। लंबी सांस लेना अर्थात राहत महसूस करना। अब यहाँ पर प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा जल रहा है। यहाँ से लेकर के ऊपर वाला उसके जो है एक साधारण प्रकोष्ठ, यह पैराग्राफ, प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है वह पैराग्राफ, उसके नीचे चूल्हे के निकट 2 चौकियां, ये पैराग्राफ, तीनों को मिलाकर एक महत्वपूर्ण संजाल बनता है अंबिका के घर का वर्णन। अब यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य मुख्य बातों को आपको लेना है। पहला जो होगा वह पहली ही लाइन है कि एक साधारण प्रकोष्ठ है, दीवारें लकड़ी की हैं। उसके बाद ये 2 बॉक्स हुए। तीसरा, प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है और आसपास कांसे के और मिट्टी के बर्तन हैं। अगले में जाएंगे तो चूल्हे के निकट 2 चौकियां रखी। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा इसका प्रमुख रूप से कि 4 बॉक्सेस कौन से होंगे कि अंबिका के घर का वर्णन। एक साधारण प्रकोष्ठ पहले बॉक्स में, दूसरे में दीवारें लकड़ी की हैं परंतु निचले भाग में मिट्टी पोती गई है। तीसरे बॉक्स में प्रकोष्ठ में एक चूल्हा रखा है और आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन हैं। चौथे बॉक्स में चूल्हे के निकट 2 चौकियां रखी गई हैं। अब यहाँ पर प्रश्न अगला बना, अंबिका के द्वारा किया जा रहा कार्य। अंबिका, उत्तर क्या होगा? अंबिका छाछ में धान पटक रही थी। आगे देखते हैं, सामने का दृश्य खुलता है, सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती। कांपती सिमटती शब्द युग्म है। अंदर आना, भीतर आ जाती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। तो यहाँ पर लेखक ने शुरुआत में अंक के प्रारंभ होने, पर्दा उठने के बाद कौन कौन सा दृश्य आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, उसी का जिक्र, उसी का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने बताया है कि अंबिका एक साधारण से कमरे में रहती है, एक कोने में चूल्हा पड़ा हुआ है और दीवारें लकड़ी की हैं, नीचे की तरफ मिट्टी से लिपाई हुई है। साथ में यह भी उन्होंने बताया है कि गैर स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं और साथ में यह भी बताया है कि चौकी पर वह बैठकर छाछ से धान पटक रही है। बार बार वह झरोखे की तरफ देखती है और उसके बाद अपने काम में व्यस्त हो जाती है। और थोड़ी समय के बाद में जब दरवाजा खुलता है तो अंदर उसकी बेटी मल्लिका आती है। उसके कपड़े गीले हैं, वस्त्र कपड़े गीले हैं, उसी में सिमटी हुई है, वह लिपटी हुई है और कांप रही है, ठंड से कांप रही है क्योंकि वह गीले वस्त्र पहनी है। और थोड़ी देर तक मल्लिका जो है वह अपनी माँ को देखकर रुक जाती है, लेकिन उसके बाद वह एकदम अपनी माँ के करीब आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माह। तो यहाँ प्रश्न बना कि परिच्छेद में आए हुए महीने का नाम, वह आषाढ़, हिंदी महीने का नाम। अगला प्रश्न, इस महीने में वर्षा होती है, आषाढ़ महीने में। ऐसी धारासार वर्षा, धारासार अर्थात मूसलाधार, बहुत तेज, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गई। दूर दूर शब्द युग में उपत्यकाएं अर्थात पहाड़ के, पर्वत के नीचे वाला भाग, घाटी जिसे कहते हैं, जिसे आप तराई का क्षेत्र कहते हैं, भीग गई। और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। अब यहाँ जो ऊपर आपने पढ़ा, यहाँ पर आपका एक जो प्रश्न बन रहा है, एक प्रमुख प्रश्न जो आपका बनेगा वह होगा आपका आषाढ़ की पहली वर्षा का परिणाम। तो 2 बॉक्स यहाँ से मिलेंगे और 2 बॉक्स अगले पेज से मिलेंगे। पहला होगा कि मूसलाधार वर्षा हुई और दूसरा दूर दूर तक उपत्यकाएं भी भीग गई। ये 2 बॉक्स आपको यहाँ से मिलेंगे और बाकी जो है 2 बॉक्स अगले पेज से आपको मिलेंगे। उपत्यकाएं मैंने बताया घाटी। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती। गई थी कि दक्षिण में उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी। मल्लिका इस कार से पर्वतों पर गई थी, घर से बाहर गई थी, दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखने के लिए। बकुल मतलब बकुला, आप देखे होंगे सफेद रंग के होते हैं, बारिश में बहुतायत दिखते हैं। पंक्ति मतलब समूह। पंक्तियों का एक वचन क्या होगा? पंक्ति। और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। मल्लिका अपने केशों को चूम कर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। सिहर जाना, कांपना, ठंड से सिहर जाना, अत्यधिक ठंडी लगना, यह मुहावरा हो गया। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? यहाँ पर मल्लिका के द्वारा पूछे गए प्रश्न चल रहे हैं आपके। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इसी तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं? मल्लिका के द्वारा अपनी माँ से पूछे गए प्रश्न, सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, तुम बोलती क्यों नहीं, 2 प्रश्न हुए। मल्लिका इसलिए सूखे वस्त्र चाहती थी, कारण लिखिए, क्योंकि उसके वस्त्र गीले हो चुके थे और अगर उसी तरह गीले वस्त्रों में खड़ी रही तो वह जुड़ा जाती। जुड़ा जाना अर्थात ठंडी लग जाना। तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश से दृष्टि से उसे देखती है। आक्रोश मतलब क्रोध। तो मल्लिका वो पहाड़ों पर विचरण करके आई है, घूम कर आई है, अपने मन से टहलने गई थी, टहल कर आई हुई है। उसके सारे कपड़े गीले हो गए हैं। उसकी माँ जो अपने घर में बैठी धान पछोर रही है, वह बार बार खिड़की से देख लेती कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है। और जब मल्लिका नहीं दिखती है तो वह अपने काम में लग जाती है। मल्लिका के आगमन पर मल्लिका की माँ चुप बैठी है, शांत बैठी है, लग रहा है जैसे दुखी है। वह कुछ बात नहीं करती है। बार बार मल्लिका उससे बात करने का प्रयत्न करती है, लेकिन वह बिल्कुल ही शांत रहती है। तब मल्लिका ही शुरुआत करती है, बताती है, मैं बाहर इसलिए गई थी कि जा कर के वहाँ पे दक्षिण की तरफ से आते हुए बगुलों को देखूंगी और उनको देख करके आनंदित हो जाऊंगी, लेकिन उनको देखने के चक्कर में मैं पूरी तरह से गीली हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अंबिका सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर हैं। तल्प मतलब होता है बिछौना। बिछौना आप जानते हैं, खाट के ऊपर पड़ा हुआ बिछौना। अंदर तल्प पर हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि वाक्य में आए हुए कारक को पहचानिए। पर वह कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक है। मल्लिका तुमने पहले से ही निकाल रख दिए, अंदर को चल देती है। तुम्हें पता था मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी। अब यहाँ पर माँ को यह पता था कि मल्लिका भीग जाएगी और मल्लिका यह जानती थी कि माँ चिंतित होगी। 2 प्रश्न ध्यान रखिएगा कि माँ को यह पता था कि मल्लिका भीग जाएगी, और दूसरा प्रश्न, मल्लिका यह जानती थी कि उसकी माँ चिंतित होगी। चिंतित में आया हुआ प्रत्यय अलग कीजिए। इत प्रत्यय है, चिंता मूल शब्द है। परंतु माँ द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, खेद दुख।
वैसे भी भीगने का, बारिश में भीगने का अपना ही आनंद होता है। युवा जो होते हैं उनको बारिश बहुत अच्छी लगती है, वो आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं बारिश में भीग करके। आपको भी इस पे स्वमत लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में, परीक्षा में, कि बारिश का अपना अनुभव लिखिए, बारिश में भीगने का अपना अनुभव लिखिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आप अपना अनुभव लिख सकते हैं। हालांकि कई बार आप स्कूल आते हैं, अपने छाते वगैरह नहीं लाते हैं, तो भीगने का आनंद आराम से लेते हैं, उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे स्वाभिव्यक्ति स्वमत का जो प्रश्न बनेगा, वर्षा का महत्व। तो वर्षा का महत्व लिखते समय बताइए कि वर्षा ऋतु का आगमन ग्रीष्म ऋतु के बाद होता है। वर्षा ऋतु के आने के पहले ही चारों ओर गर्मी का साम्राज्य होता है। गर्मी से लोग त्राहि त्राहि करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। फिर पानी के पीने का संकट हो जाता है, पीने के लिए जल नहीं मिलता है, जलाशयों में पानी नहीं होता है, लोग व्याकुल होते हैं। ऐसे में जब वर्षा होती है तो उसका अपना ही आनंद है। धरती पर खेती बाड़ी शुरू होती है, चारों ओर हरियाली होती है, जलाशय भर जाते हैं, झरनों से पानी गिरने लगता है, प्रकृति सुंदर लगती है, लोग प्रसन्न होते हैं। यह बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मल्लिका और अंबिका में क्या संवाद चल रहा है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं। का आया है, का यह कारक कौन सा हुआ? यह संबंध कारक हुआ। तनिक मतलब थोड़ा भी, खेद मतलब दुख। भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। वंचित रह जाना अर्थात इन सब से अलग रह जाना, विमुख रह जाना। द्वार से टेक लगा लेती है। टेक लगाना अर्थात उसी के सहारे खड़े हो जाना। द्वार मतलब दरवाजा। चारों ओर धुआरे मेघ घिर आए थे। चारों ओर धुआरे, धुआरे मतलब धुएं जैसे, मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी। अब यहाँ पे प्रश्न हुआ कि मल्लिका यह जानती थी, ऊपर एक चीज कि माँ चिंतित होगी, दूसरा वर्षा होगी। फिर भी मैं घाटी में पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। पगडंडी आपको याद होगा, हिम में आया था अंतिम पैराग्राफ में। पगडंडी, पग मतलब पैर, डंडी मतलब रास्ता। आने जाने से जो रास्ता बन जाता है पैरों से, उसे पगडंडी कहते हैं। घाटी मतलब पहाड़ के नीचे वाला जो भाग है उसे घाटी कहते हैं, जिसके लिए शब्द आया था उपत्यकाएं। नीचे नीचे शब्द युग्म है, विरुद्धार्थी ऊपर ऊपर। उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया। अंशुक, अंशुक मतलब दुपट्टा लेते हैं ना लोग, दुपट्टा लड़कियां लेती हैं, भी हवा ने उड़ा दिया। तो यहाँ पे आया ने कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक हो गया। मेरा में रा आया है, रा कौन सा कारक? यह संबंध कारक हो गया। फिर बूंदें पड़ने लगी। वस्त्र बदल लूं फिर आकर तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा था पीछे ही कि आषाढ़ के पहली वर्षा का परिणाम, तो दो वहां पे आपने देखा था कि मूसलाधार वर्षा होती है, उपत्यकाएं भीग जाती हैं। अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा वह है कि चारों ओर धुआरे मेघ घिर आते हैं। यह तीसरे बॉक्स में आएगा। और चौथे में आएगा यहाँ पे कि एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, अर्थात जोरदार हवा चलती है। तो चार होंगे यहाँ पे, दो उस तरफ होगा, दो इस तरफ से उत्तर मिलेगा। वह बहुत अद्भुत अनुभव था। यहाँ पे आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण संजाल प्रवाह तालिका चल रही है, और वह है मल्लिका द्वारा बारिश में किए गए अनुभव। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत, अद्भुत, अनोखा, विलक्षण, बेजोड़, जिसके जैसा कुछ नहीं। तो मल्लिका द्वारा जो पहला अनुभव हुआ वह क्या हुआ कि अद्भुत अनुभव हुआ। अंदर चली जाती है, बाहर आ जाती है। परिच्छेद में आए हुए परस्पर विरोधी शब्द अंदर
बाहर। माँ आज के क्षण में कभी नहीं भूल सकती। के आया संबंध कारक। माँ के बाद लगा है कॉमा, जिसे हिंदी में आप कहते हैं अल्प विराम। अब यहाँ पर इस वाक्य को हम विधानार्थक वाक्य करते हैं। आज के क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकती। इसका विधानार्थक क्या होगा? आज के क्षण को मैं हमेशा याद रखूंगी, या आज का क्षण मुझे हमेशा याद रहेगा। यह इसका विधानार्थक वाक्य हुआ। आगे चलते हैं, तो यह दूसरे में हो जाएगा। उसको कौन सा अनुभव हुआ कि आज के क्षण को वह कभी नहीं भूल पाएगी। आगे आगे सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। यह आगे आएगा, ये तीसरे में आ जाएगा। किस चीज का वर्णन हम लोग कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कि मल्लिका द्वारा किए गए अनुभव, मल्लिका द्वारा बारिश के किए गए अनुभव। तो पहले में आया, आपने देखा ऊपर कि वहां पर उसने बताया कि वह अनुभव अद्भुत अनुभव था। दूसरा था कि उसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। अगला है कि सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। साक्षात्कार, मुलाकात, मैं उसे छू सकती थी, पी सकती थी। यह चौथा हो गया। अर्थात मल्लिका उस प्रकृति का वर्णन करती जहां पर वह गई थी। आप जानते हैं कि कवि ने, नागार्जुन ने भी कहा, बादल को घिरते देखा है। याद होगा आप लोगों को, 9th में आपने पढ़ा था। उसी का वर्णन यहाँ पे कवि कालिदास के जीवन से जोड़कर मोहन राकेश जी भी कर रहे हैं कि मल्लिका कहती है कि पहाड़ों के ऊपर बादल जब आषाढ़ में घिरते हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। उसे आप अपनी बाहों में पकड़ सकते हैं, उसको अपने गले से लगा सकते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि इंसान वहीं पे रह जाए, उसे वह कभी भुला नहीं सकता। तभी मुझे अनुभव हुआ। तो यहाँ पे अगला चल रहा है कि मल्लिका को होने वाले अनुभव, वह था बारिश का अनुभव। मल्लिका को होने वाले अनुभव। अब यहाँ से अगला उत्तर है, अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। यहाँ पे वाक्य प्रकार में जाएं, रचना के आधार पर। तभी मुझे अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। अब यहाँ पर देखें तो 2 वाक्य है। पहला वाक्य पढ़ने पर बात पूरी नहीं हुई, दोनों वाक्य पढ़ने पड़े। दोनों वाक्य साथ में पढ़े तो अर्थ निकला, इसलिए यह मिश्र वाक्य हुआ। तो यहाँ पे मल्लिका को होने वाला अनुभव उत्तर होगा। वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। और आप जानते हैं कि भावना ही कविता का रूप मन के अंदर, हृदय के अंदर जो भावनाएं हैं वो प्रकट होती हैं तो वह कविता बन जाती हैं। कहा गया है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में सीमित सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। जो हृदय में भावनाएं होती हैं वही कविता का रूप बन जाती हैं। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। तो यहाँ पर फिर प्रश्न बना कि मल्लिका जीवन में यह बातें पहली बार समझ पाई। तो उत्तर होगा, और यह 2 मार्क का होगा, लेकिन 2 ही बॉक्स होंगे। पहला कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, और दूसरे बॉक्स में क्यों कोई किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का अधिक मोह होता है। मोह, लगाव, बनते मिटते शब्द युग, तन मन शब्द युग्म, और मेघमालाएं अर्थात बादलों का समूह, शिखर, शिखर मतलब चोटी, पर्वत अर्थात पहाड़। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? देख रही हो मैं काम कर रही हूं। अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूं। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि मल्लिका ने अपनी माँ से यह प्रश्न पूछा
तो प्रश्न पूछा, क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका द्वारा मल्लिका को दिया गया उत्तर, देख रही हूँ मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। वह बात जो मल्लिका को दुखी कर रही थी, माँ का चुप रहना। अंबिका के पास बैठती है। अंबिका चुपचाप धान पटकती रहती। धान पटकना यानी उसको साफ करना। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती। छाछ मैंने बताया कि छाछ मतलब होता है जिससे हम धान फटकते हैं, जिसे सूप कहा जाता है। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। क्या बात करूं? मल्लिका, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर फिर आपका प्रश्न बना कि मल्लिका अपनी माँ से यह कहने को कहती है, पहले बॉक्स में कुछ भी कहो, दूसरे बॉक्स में मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हो, तीसरे बॉक्स में या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, और चौथे बॉक्स में कि या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर ये 4 बॉक्स बने। आपका यहाँ पे विधानार्थक वाक्य बनेगा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे इसका विधानार्थक क्या होगा? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे लग रहा था, रही थी, रहे थे, यह क्या बनेंगे? कौन सा काल बन जाएगा? यह बनेगा अपूर्ण भूतकाल। अकेली थी लगा है तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल बराबर। फटक दूं, यहाँ पर दूं अंतिम में आपका लगा है तो यहाँ पे ऊ की मात्रा है, आ ई ए ही प्रमुख रूप से होते हैं, तो भी यहाँ पे सामान्य भूतकाल। पहले वाक्य में आगे चलते हैं। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, यह दोनों वाक्य मिलाकर देखेंगे तो यह आपका जो है यह संयुक्त वाक्य हुआ। क्यों? क्योंकि 2 वाक्य हैं, पहला वाक्य पढ़ने पर दूसरे वाक्य से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती। अब यहाँ पर दुकेली कब होती हूँ, दुकेली मतलब 2 लोगों के साथ। तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा वह प्रश्न होगा कि अंबिका के द्वारा मल्लिका को दी गई उलाहना मतलब ताना क्या था कि मैं घर में दुकेली कब होती हूँ। दूसरी बात, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं होती, मतलब तुम यहाँ रहती भी हो तो मुझसे कोई बातचीत तुम नहीं करती, मुझसे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं होता। अंबिका, मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो, भर्त्सना मतलब निंदा, बुराई, और करती हो कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी कहती हो पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है, मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो। तो मल्लिका ही अपनी माँ से यह जानना चाहती थी कि उसकी माँ इतनी गंभीर क्यों है, इतनी दुखी क्यों है। अंबिका, दूध औटा दिया है, औटा देना मतलब निकाल देना। शर्करा मिला और पी लो, शर्करा अर्थात शक्कर, चीनी, गुड़ भी कहते हैं, और पी लो। तो यहाँ पे आए हुए पदार्थ का नाम वह है दूध, शर्करा। तो माँ को पता है कि बेटी भीग कर आई है, इसके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि उसे कुछ दूध वगैरह पिला दिया जाए, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। आज का समय होता तो हम लोग कहते कि कोरोना हो जाएगा और जल्दी से जाके दूध वगैरह पी लो। तो
माँ ने उसे जो है दूध पीने के लिए दिया, गर्म दूध पीने के लिए दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, तुम पहले बताओ अंबिका, और जाकर थोड़ी देर तल पर विश्राम कर लो। मुझे अभी तल मैंने पहले बताया था बिछोना है, विश्राम करना, विराम लेना। मल्लिका, नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना है। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है। पुलकना मतलब होता है चहकना, अनुभव होना मतलब महसूस होना, अनुभव हो रहा है। तुम बताती क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पोंछती है और उसे पीछे हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है। सौगंध मतलब शपथ, मतलब कसम, शपथ है। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कोलाहल मतलब शोर शराबा और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि आगे बनेगा और इन सभी का उत्तर में यही सब आएंगे। सुनाई देता। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है। तो यहाँ प्रश्न बना, अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है, कारण लिखो। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर यही होगा, दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों के टापों का शब्द सुनाई पड़ता है, इसलिए अंबिका उठकर झरोखे के पास चली जाती। झरोका मैंने बताया खिड़की। टाप क्या होता है? घोड़ों के चलने से जो आवाज आती है, टप 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 टप, वह। मल्लिका, ये कौन लोग हैं माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बना छोटा सा, मल्लिका द्वारा पूछा गया प्रश्न, अंबिका द्वारा दिया गया उत्तर। अंबिका ने यह बताया, घोड़ों पे आए हुए लोगों के बारे में यह बातें बताई कि ये राज्य के कर्मचारी हैं। आगे बढ़ते हैं। और संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं, अगर ये देखेंगे तो ये आपका संदेहार्थक वाक्य है, यानी संदेह है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट मतलब बुरा होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है। जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब भी मैंने ये आकृतियाँ यहाँ देखी थी। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है। सिहर जाना, कांप जाना। अब यहाँ पे प्रश्न बना, आकृतियों के विषय में अंबिका ने ये बातें बताई। पहली चीज कि ये राज्य के कर्मचारी हैं। दूसरे कि कभी वर्षों में आकृतियां दिखाई देती हैं। तीसरी, जब दिखाई देती हैं तो अनिष्ट होता है। चौथी, कभी युद्ध की सूचना आती है। और पांचवी, जब मल्लिका के पिता की मृत्यु हुई थी तब भी आकृतियां यहाँ पे दिखाई दी थी। परंतु आज ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं, न जाने किस लिए आए हैं। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बांह से पकड़कर रोक लेती है। मल्लिका, माँ तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है। उसकी आंखें झुक जाती, स्थिर अर्थात रुकी हुई, उसकी आंखें झुक जाती हैं। अंबिका, अग्निमित्र लौट आया है। अग्निमित्र यह व्यक्ति का नाम है। लौट आया है, आ है, ई है, ए है। अगर वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में है तो आप जानते ही हैं कि वह क्या कहलाएगा। वह कहलाएगा आपका कौन सा काल? वह कहलाएगा पूर्ण वर्तमान काल। लौट आया है कहाँ से? अंबिका, जहां मैंने उसे भेजा था। तो यहाँ पे देखिए, भेजा, भेज प्लस आ था, ई थी, ए थे, पूर्ण भूतकाल। मल्लिका, तुमने भेजा था
किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः स्वर में और उत्तेजना आ जाती। उत्तेजना का अर्थ होता है जोश आना। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, विवाह शादी, फिर भी उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो। यहाँ पे उल्टा प्रश्न बनेगा। प्रश्न यह बनेगा कि माँ ने या अंबिका ने अग्निमित्र को इसलिए भेजा था, मल्लिका के विवाह के लिए प्रश्न भेजा हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, अंबिका मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है, कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह बना कि अग्निमित्र द्वारा लाया गया संदेश कि वे लोग जिनसे मल्लिका का विवाह होना था, वे लोग मल्लिका से विवाह करने को तैयार नहीं है। मल्लिका क्या कहते हैं, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। आलोचना करना अर्थात भला बुरा करना। तो यहाँ पर मल्लिका और अंबिका दो महिलाओं के द्वारा, जो माँ बेटी हैं, उनके द्वारा उस युग की स्थितियों का, माँ बेटी के संबंधों का वर्णन लेखक मोहन राकेश ने बहुत अच्छे से किया। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि उस समय में, उस जमाने में महिलाएं वे अपने वर का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होती थी। और यहाँ पे माँ बेटी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, कैसे संवाद होना चाहिए, उसका वर्णन है। मल्लिका विवाह से इनकार कर देती है और कहती है कि उसका जीवन उसकी संपत्ति है, उसका धन है, उसे चाहे वह अच्छे से बना के रखे, चाहे उसे नष्ट कर दे, उस पर किसी को कुछ कहने का अधिकार किसी को अधिकार नहीं है। अंबिका मैं कब कहती हूँ कि मुझे अधिकार है। मल्लिका मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही। अंबिका तुम न कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। वास्तविकता भी ये भी तो है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का उन पर लगभग अधिकार नहीं के बराबर रहता है, और सरकार भी उन्हें अपने हिसाब से, अपने अनुसार जीवन जीने का अवसर देती है, उन्हें अधिकार देती है। अंबिका भी यही बात समझती है। मल्लिका की इन बातों से वह दुखी होती है और कहती है कि सही बात है, यह तुम्हारा जीवन, तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हें कुछ भी कहने का मुझ पर अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती। अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपराध मुझसे नहीं सहा जाता है। अपराध अर्थात घटना, बुरी घटना। अब यहाँ पर ऊपर जो देखेंगे तो आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ पर कि अपने जीवन के विषय में मल्लिका के विचार, तो उत्तर क्या होगा कि उसका जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आपका एक प्रश्न बना। और भी इसी तरह से प्रश्न बने, मल्लिका के जीवन के विषय में अंबिका के विचार, तो वह क्या कहती है, उसका उत्तर क्या होगा। वह होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम्हारे जीवन के ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है। आगे चलते हैं। मल्लिका मैं जानती हूँ माँ, अपराध होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ। अब दुख क्या है कि बेटी बड़ी हो गई, उसका विवाह करना है, बेटी विवाह नहीं करना चाहती है और वहाँ पे वो पहाड़ों में, पर्वतों में घूमती रहती है, कालिदास के साथ घूमती, यही दुख है उसको। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। भावना में भावना का वर्ण मतलब उसको स्वीकार करना। अब यहाँ पे प्रश्न संजाल, जो इस पाठ का महत्वपूर्ण संजाल वह बन रहा है कि भावना के संबंध में मल्लिका के विचार वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है।
मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अनश्वर मतलब जो नष्ट नहीं होता। पवित्र का संधि विग्रह पो प्लस इत्र। तो यहाँ पर भावना के संबंध में मल्लिका के विचार अगर आप देखिए ध्यान से, तो मल्लिका वाले कथन में होगा कि मेरे लिए वह सब संबंधों से बड़ा है, पहला होगा, दूसरा पवित्र है, तीसरा कोमल है और चौथे में अनश्वर है। ये 4 चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है। वितृष्णा अरुचि, घृणा, नफरत होना। मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती, पवित्र, कोमल और अनश्वर है। माँ तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती वह केवल छलना मतलब धोखा, और आत्म प्रवंचना मतलब स्वयं को धोखा देना। छलना मतलब होता है धोखा देना, और आत्म प्रवंचना यानी खुद को धोखा देना। आत्म प्रवंचना, भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ भावना का वर्ण क्या है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं। तो यहाँ पे अंबिका के अनुसार भावना यह है। तो पहला होगा केवल छलना है, दूसरा होगा आत्म प्रवंचना है। ये दोनों है। मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है माँ, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। मल्लिका, जब अंबिका यह प्रश्न खड़ा करती है कि अगर तुम केवल भावना के बल पर कि मैंने कालिदास से प्रेम किया है और उसके प्रेम के बल के ऊपर मैं पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगी, तो जिन चीज़ों से घर चलता है, परिवार चलता है, वही सामग्री जिसे स्थूल मतलब मोटी जरूरी चीज़ें जो हैं वह तुम कहाँ से लाओगे। इस तरह से माँ बेटी के बीच में संवाद होता है। मल्लिका के विवाह की बात होती है, प्रकृति का वर्णन होता है। अतिरिक्त का अर्थ अतिरिक्त में अति जो है वह उपसर्ग है। स्थूल का विरुद्धार्थी होता है सूक्ष्म। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज का वीडियो यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका, शुक्रिया।